चलो मैं शब्द देता हूं आपको। क्या लिखा है? संग्रह। इसका वर्ण वियोजन आप ही करवाएंगे मेरे से। क्या लिखूं सबसे पहले? स। आगे अ। इतना पर्याप्त है या कुछ और लिखूं? सही है क्या? हाँ जी। क्योंकि यहां पर आपको ये ध्वनि दिखाई दे रही है तो ये अनुस्वार आ गया। आगे ग, फिर र, फिर ए, फिर और उसके बाद ए। तो क्योंकि यहां पर एक ग और र से संयुक्त वर्ण बनता है और उसका प्रयोग इस रूप में हो रहा है कि ग्रह को ऐसे लिखा जा रहा है। चलो बताओ, विग्रह करो। क्या लिखूं सबसे पहले? ए, फिर म, फिर ए। ये वाला लिखूं या ये वाला? ए या बी? ये है ए और ये है, तो ए लिखूं कि बी लिखूं? ए। कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर एक ही मात्रा है। उसके बाद ज, फिर ए, फिर और उसके बाद ए। सही किया है? ऐसे ही करके लाए हो? अब कोई ऐसा शब्द जो आप बना तो लाए हो लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं है कि सही है या गलत है? एक गौर कीजिएगा, आप हमेशा, भले ही आप हो सकता है मुझसे भी ज्यादा जानते हो, लेकिन जब आप इस सीट पे खड़े हैं, यहाँ इस स्थान पर खड़े हैं, तो ये मान के चलना पड़ता है कि सामने वाला बर्तन खाली है। और भरे हुए बर्तन से खाली बर्तन को ही भरा जा सकता है। जो पहले से भरा हुआ हो उसके अंदर नई चीज यदि हम डालेंगे, पानी डालेंगे या कुछ करेंगे, तो वो बिखरने का डर रहता है। आप जानते हो क्योंकि पहली बार नहीं ये कर रहे हो काम, और मैंने बार बार आपको कहा कि 15 साल से पढ़ रहे हो आप, लेकिन उसका सलीका क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, केवल हमें यही सीखना है। बाकी जानते सब हो, नया शब्द कोई भी नहीं आएगा। जो आपके आसपास घूम रहे हैं वही शब्द आएंगे। तो इसलिए जब तक आप, पहले दिन भी मैंने यही एक बात कही थी कि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, और मैंने आपको एक नाम दिया था हनुमान, कि आपके अंदर जो है वही बाहर आना चाहिए। आप में बल है, ज्ञान है, आपके पास शब्दों का भंडार है, लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे। और आपका 90% जो काम है वो इसी बात पर टिका हुआ है कि आप में आत्मविश्वास कितना है। यदि आपको भरोसा है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, तो वो निश्चित रूप से सही होगा। केवल हिचक के कारण जो 10% हमारा है वो हावी हो जाता है, और 90% शून्य चला जाता है, और 10% वाला आपको ज्यादा दिखाई देता है, ये भी नहीं आता या वो भी नहीं आता। पढ़ा हुआ सारा वही है आपका। अब आज का क्लास वर्क है कि क ख ग घ जो है वो क्रमानुसार लिखिए अपनी अपनी कॉपी में। क ख ग घ ङ की जो व्यवस्था है वो अपनी अपनी कॉपी में लिखिए। हाँ जी बेटा। खुशियों। यो है कि या है? यही कह रहे हो आप? तो आप खुद देखिए, पहला वर्ण आपका क्या है? ख।
उसमें मात्रा हर्षव है उ, फिर उसके बाद में इसमें है श में हर्षव ई है, फिर यह है, और यह के बाद ओ, और ओ के ऊपर अनुस्वार। पहले दिन जब व्यवस्था आई थी तब आपको बताया था कि ये ऊपर लगने वाला क्या है, अनुस्वार। हम आमतौर पर जब पढ़ते हैं, हमसे मतलब आप लोग तो क्या बोल जाते हो, इसको अंग बोल जाते हो और इसको अह, जबकि वास्तविकता क्या है कि ये अनुस्वार किसी भी स्वर ध्वनि के साथ लगाया जा सकता है। अब यहां पे आप क्या बोल रहे हो, खुशियों, तो यह तो इधर आ गया, तो ओ के साथ क्या चल रहा है, अनुस्वार, वही काम आ गया हमारे पास। तो इस रूप में ये ख उ श ई य ओ, और शब्द बन जाएगा खुशियों। क ख ग लिख दिए सारे। कितने वर्ग बनाए हैं आपने, वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग हैं, और उम्मीद करता हूं कि सबने लिख लिया होगा। तो सबसे पहले वर्ग का नाम क्या है, क वर्ग, और इसके अंदर एक ही व्यवस्था से बोले जाने वाले सारे वर्णों का प्रयोग है, क ख ग घ और ङ। 5 वर्ण है। दूसरे वर्ग का नाम है च वर्ग, बोलते जाइए, च छ ज झ य। इसके बाद है ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, ऐसा ही है। इसके बाद आता है त वर्ग, त थ द ध न, और प वर्ग, प फ ब भ म। ऐसे हमारे वर्ग कितने हैं, 5, और प्रत्येक में वर्णों की संख्या कितनी है, 5। तो 5 गुना 5, इनको एक भाषा में नाम दिया जाता है, एक शब्द दिया जाता है, क्या कहलाते हैं ये। अब 2 तरीके के प्रश्न, हालांकि थोड़ी बात आगे बढ़ेगी, लेकिन यहीं पर एक बार रोक रहा हूं। यदि प्रश्न में यह शब्द आ गया आपके कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या, तो उत्तर अलग आ जाएगा, क्योंकि वर्ग कितने हैं और प्रत्येक में वर्ण कितने हैं। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या आ जाए कितनी, तो उत्तर आएगा 25। अंतर है दोनों बातों में कि व्यंजन कुल कितने हैं वो अलग जाएगा, और वर्गीय व्यंजन कितने हैं उसका उत्तर ये रहेगा। इसके बाद नई व्यवस्था, य र ल व, और इनका क्रम भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एक दो बार ऐसा भी आया कि प्रश्न आ गया कि इन वर्णों का क्रम क्या है, तो य व र ल र य व य र ल व, 4 ऑप्शन दिए थे उसने, तो क्रम यही रहना चाहिए। यहां तो आपको याद है, लेकिन परीक्षा में जब एक ही एक जैसे बार बार आ जाते हैं तो फिर वहां पे बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो य र ल व का क्रम आपको पता होना चाहिए। इनको नाम दिया गया है अंतस्थ, और पूछ ले प्रश्न आपसे कि अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है, तो 4।
कौन कौन से हैं पता लग रहा है? य, र, ल, व। इनका भी विशेष ध्यान रखना। क्रम, पहले श, फिर श, और फिर स, और आखिर में इनके है। इनको क्या नाम दिया गया है? ऊष्म वर्ण। इनको जब उच्चरित करते हैं तो हवा थोड़ी सी गर्म हो जाती है, और गर्मी का ही दूसरा नाम क्या है? ऊष्मा। तो वो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। क्या पूरे हो गए क्या? क्या बाकी रह गया? नहीं, वो अलग है। एक यहां पर रह गया, एक यहां रह गया। एक ड़ और एक ढ। ये दो अलग ध्वनियां हैं वर्णमाला के अंदर जिनको स्वीकार किया गया है। इनको ये नाम दिया गया है उत्क्षिप्त या प्रक्षिप्त वर्ण। और इनकी संख्या कितनी है? 2। अब पिछले साल लगभग अक्टूबर के आसपास से या यूं कहें थोड़ा सा महीने भर पहले एक नया वर्ण और स्वीकार कर लिया गया। हालांकि वो बहुत पहले से था, लेकिन बीच में कहीं उसको रोक दिया गया, और ये नया वर्ण एक हमारी वर्णमाला में नया अतिरिक्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है। कौन सी ध्वनि है ये, कोई बता सकता है? ड़। नाड़ी, खाड़ी, जाड़ी। तो ड़ जो बोलते हैं ये संस्कृत के समय का है, बहुत पुराना है, लेकिन बीच में इसको हटा दिया गया था, और पिछले साल ही इसको वर्णमाला में नया रूप दिया गया है, स्वीकार किया गया है। तो ये हमारा एक अतिरिक्त वर्ण है। और ये भी किस में जाएगा अब? पहले नहीं था, उत्क्षिप्त यानी ऊपर से रखा गया, बाप द्वारा इसको भेजा गया। तो जैसे ये 2 है, अब एक और आ गया ळ। तो अब अक्सर जो बच्चों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं वो इससे संबंधित पूछे जाते हैं कि ये किस वर्ग का है, बता सकते हो? ये ड़ और ढ किस वर्ग का है? हाँ शाबाश, जो भी आपके मन में है बोलिए। ट वर्ग का। सबका उत्तर यही है क्या? तो ये किसी भी वर्ग का नहीं है। किसी भी वर्ग तो यहां हो गया ना पूरा, ट ठ ड ढ ण, खत्म। अब इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों की सबसे खास बात क्या है कि ये किसी भी शब्द के आरंभ में नहीं आ सकते। हमारी समस्या क्या है कि अज्ञानतावश माने या हिंदी का ज्ञान नहीं होने का आधार माने, रोड साइड पर बहुत सारे आपको शब्द मिल जाएंगे। इनमें से एक शब्द मैं सैकड़ों जगह देख चुका हूं और आप भी देख चुके होंगे। क्या लिखा होता है? देख लेना, चाहे आप भी जाओ, घर पर जाओ, रास्ते में कोई आएगा तो क्या लिखा मिलेगा? ढाबा। तो ढाबा तो कोई शब्द होता ही नहीं है। अब हो जाएगा। तो किसी भी शब्द के आरंभ में न तो ड़ की ध्वनि आएगी और न ही ढ़ की ध्वनि आएगी। ये आप ही बता रहे थे उस दिन, इसको क्या कहते हैं जो नीचे चिन्ह है? ये जो नीचे बिंदी लगती है इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता। तो नुक्ते से आरंभ होने वाला कोई भी शब्द नहीं होगा। तो ड और ढ नुक्ते वाले हैं, और इनसे कोई भी शब्द का आरंभ नहीं होगा। अब गौर कीजिएगा कि एक जैसी बनावट वाले 3 वर्ण हमारे पास हैं। वर्णमाला में आए हैं ना ये तीनों। देखो, यहां नुक्ता यहां लगा हुआ है, यहां पर कोई नुक्ता, और यहां पर है। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। और इन तीनों की जो ध्वनियां हैं वो अलग अलग है। इसका प्रयोग जैसे आप करते हो, डाली,
डमरू, इसका प्रयोग जो होता है वो अब अनुस्वार के रूप में होने लग गया। थोड़ा पुराना यदि आप देखेंगे तो जैसे शंकर शब्द आपको मिलेगा तो वो ऐसा लिखा मिल सकता है, शंख शब्द है वो आपको ऐसा लिखा मिल सकता है, पुरानी अगर कोई किताब पढ़ोगे तो ये इसको बदल करके थोड़ा सरलीकरण कर दिया गया और उसकी जगह क्या लगा दिया गया, अनुस्वार का प्रयोग कर दिया गया। तो पहले पंचम वर्ण का नियम होता था, जैसे संपत्ति शब्द आप पढ़ते हो तो प्राचीन या आज से 30-40 साल पुरानी किताबें पढ़ोगे तो आपको संपत्ति शब्द कैसे लिखा मिलेगा, ये हमारे जो 5 वर्ग हैं उन 5 वर्गों के अंतिम जो नासिक ध्वनियां हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब हिंदी ने नया मानकीकरण ये किया कि बच्चे भ्रमित रहते हैं कहाँ पर मैं प्रयोग करना है कहाँ पर न लगाना है, तो सब जगह किसका प्रयोग करना शुरू कर दिया, अनुस्वार का। एक सूत्र रख दिया भी जहां पर भी ऊपर आ जाए नासिक ध्वनि वहां पर आप उसका अनुस्वार का प्रयोग करें। तो ये इस रूप में है। और तीसरा जैसे आपको बताई दिया, आपको कुछ लिखना है, दौड़, सड़क, तो इसकी ध्वनि किस में है, ड़ में, इसकी ध्वनि किस में है, नासिक में। तो ऐसा नहीं हो कि जहां जी में आया वहां पर आपने बिंदी लगा दी और काम चल जाएगा, जो जैसा ध्वनि है उसी के अनुसार उसका प्रयोग करना है। और वही वही बात जिस पर लागू होती है, एक वर्ण है ढ और दूसरा वर्ण है ढ। जैसे आप लिखते हो पढ़ना, कढ़ाई, किसे कहते हैं कढ़ाई, शाबाश, एक ने कोई ऐसा सा आकार बनाया था कपड़ों पर जो धागों से या कुछ तार से काम किया जाता था, वो क्या कहलाती है, कढ़ाई, वो ये है। और दूसरी जिसका नाम है वो ये है, जो बर्तन है। अब बोलने में दोनों को हम क्या बोलते हैं, कढ़ाई, लेकिन ये अलग लिखा गया है और ये अलग लिखा गया है। जो बर्तन है जिसमें हलवा वगैरह बनाते हो तो वो क्या है, कड़ाही, और ये क्या है, कढ़ाई। तो पढ़ाई, चढ़ाई, कढ़ाई, इस रूप में इस अढ़ का प्रयोग होता है। और यदि इसको आपने इसके बिना लिख दिया, ये नहीं प्रयोग में लिया आपने, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप सीधा ये कर देते हो पढ़ना तो ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, और यदि आपने लगा दिया इसके साथ तो ये सही हो जाएगा। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि अखबार पढ़ो, किताब पढ़ो तो उसमें बने हुए शब्दों को गौर से देखिए, वही शब्द पूछे जाते हैं, वही शब्द आपके काम में आते हैं। तो वर्णमाला का आपने काम किया, वापस इसी पे आते हैं। प्रश्न पहला कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी, 25। उष्ण वर्ण कितने, 4। अंतस्थ कितने, 4। उत्क्षिप्त या प्रक्षिप्त वर्ण कितने, अभी समझाया है, अब 3 हो गए हैं, अब 3 हो गए। कौन कौन से, ड़ ढ तो पहले से थे ही, अब ड़, काली, पीली, नीली, धोली, जो भी बोलते हो वो ड़ का प्रयोग यहाँ पे। अब आपका जो आखिरी रह गया था वो इधर लिख देता हूं, श, त्र, ज्ञ और श्र। कितने हो गए, 4। हालांकि संयुक्त वर्णों की संख्या अनलिमिटेड है, बहुत सारे संयुक्त वर्ण हैं, लेकिन कोश में स्वीकार कितने किए गए हैं, 4। कौन कौन से, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये। और कौन कौन सी ध्वनियों से मिलकर बने हैं पता है आपको, क्षय बताओ, शाबाश, क, श। और गौर करना, यहां पर हलंत नहीं लगाया मैंने, अगर हलंत लगा दिया तो यहां पर बात खत्म हो गई हमारी। लेकिन यदि यहां पर हलंत नहीं है और ये जैसा लिखा हुआ है
क्ष, तो आपको या तो यहां से हलंत हटाना पड़ेगा और नहीं तो इसके बाद आपको ए का प्रयोग करना पड़ेगा। इस हलंत के होने और न होने से अंतर है ये। अभी आप इस करवाऊंगा मैं। त्र, अब बताओ। त, र, पर्याप्त है। ज्ञ, ज, य, ए। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इसमें हलंत इसमें था तो हमने वहीं पर रोक दिया और आखिरी में क्या बच गया? र। तो श, र। सही लिखा है क्या? सही लिखा है क्या? क्योंकि मैंने इसको हलंत नहीं लिखा, और यदि इसको हलंत कर दिया तो मुझे यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? ए का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हलंत है या नहीं है, इसको देखते हुए आपको आगे का काम करना है। तो वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये है। 10 में से 6 परीक्षाओं में आ जाता है। कौन कौन सा? ज्ञ और क्ष। त्र से तो पता चल रहा है, त्र, त और र। श्रय का भी पता चल रहा है, श और र। लेकिन ये दो एकदम भ्रमित करने वाले हैं। आपने पहले पढ़ रखा था तो तुरंत बता दिया, नहीं तो इसको अक्सर लोग ग और ये ही बोलते हैं, हकीकत यही है। तो क श के साथ हुआ और ये ज और य के साथ हुआ, तो ये ज्ञ बन गया। अब आपको करना है वियोजन। शब्द मैं दे रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं मैं। क्षेत्रीय, क्षत्रिय, श्रृंगार। इनका वर्ण वियोजन कीजिए। एक और दे देता हूं। कर लिया? तो पहले से मिलान कीजिए। मैं कर रहा हूं क्षेत्रीय शब्द के लिए। क, श, ए, त, र, ई, य, अ। हर्षों की जगह हर्षो मात्रा और दीर्घ की जगह दीर्घ मात्रा का प्रयोग। क और स का योग होकर के क्ष बनेगा, त और र का योग होकर के त्र बनेगा। मात्रा क्योंकि दीर्घ थी तो हमने किसका प्रयोग कर लिया? दीर्घ का। सेम यही चीज क, श,
इस बार यहां किसकी ध्वनि है? ए की। इसके बाद त, फिर र और ई बदल गया है, य और य में ए, ये दूसरा है। अब यहां पर आए तो पहले क्या है? श, उसके बाद में स्वर ध्वनि है री, और क्योंकि अनुस्वार है तो ये इसके साथ। फिर ग, ग में आ, फिर र और उसके बाद ए। इसकी बात करें तो पहले क्या है? और से में किसकी ध्वनि है? लेकिन अनुस्वार के साथ। अब क्या है आपके पास यहां पर? तो ज, य, आ, न, ए। सही है क्या सबका? कहां गड़बड़ हुई? सारे सही है। अब वापस वही कि जय और य का क्या बन रहा है? गे। ध्वनि किसकी है? आ की, तो आ गया। अब क्योंकि आपको पहले दिन ही बताया था कि अनुस्वार जो है वो अयोगवा माना जाता है, तो हर एक स्वर के साथ रहता है। वो ए पे भी हो सकता है, आ पर भी हो सकता है, ई पर भी हो सकता है, ऊ पर भी हो सकता है। जैसे अभी किसके साथ है? री के साथ है, तो री के ऊपर अनुस्वार आ गया। उससे पहले थोड़ी देर पहले हमने और दूसरा किया था, तो जो भी स्वर होगा, जैसे बच्ची ने कहा था खुशियों, तो ओ के ऊपर आ गया था। तो ये अनुस्वार उसी के साथ रहेगा जो भी स्वर ध्वनि होगी, किसी व्यंजन के साथ इसका प्रयोग नहीं होता। क्लियर हो गया? अब हेडिंग डाल लो, उच्चारण स्थान। दो नलिकाएं हमारे गले से नीचे उतरी हुई है, विज्ञान आप पढ़ के आए हो। एक आहार नलिका है, एक श्वास नलिका है। और पहले दिन भी आपको बताया था कि सारा खेल किसका है? सांसों का है। जब हम हवा भर करके फेफड़ों में फिर बाहर निकालते हैं, तो यादृच्छिक शब्द आता है कि जैसा चाहे वैसी ध्वनि का हम प्रयोग कर लेते हैं। जो बोलना है वो हम बोल लेते हैं, पर शर्त उसके लिए है कि हमारे मुख के सभी स्थान सुरक्षित होने चाहिए। अब वो स्थान कौन कौन से हैं उनकी बात हम थोड़ा सा करते हैं। तो जैसे आपको बताया कि दो नलिकाएं हैं नीचे, तो एक तो केवल खाने पीने के काम आती है, पानी पिया तो वो अंदर जाएगा, खाना खाया तो वो अंदर जाएगा, उसका कोई रोल नहीं है। और राजस्थानी में कहते हैं उणसण जाना, अनसुन चल रहे जाना, नाम सुना है क्या कभी? कई बार खाते खाते भोजन नलिका वाला जो भोजन है वो श्वास नलिका में चला जाता है, तो वो उसको सहन नहीं कर पाता और बहुत तेज गति से खांसी आती है। तो वो श्वास नलिका में अगर रेत के कण के बराबर भी कुछ चला जाए तो उसको बाहर फेंक देता है वो। तो ये जो श्वास नलिका है, ये जो फेफड़ों से हवा बाहर आ रही है, वो सबसे पहला जो स्थान है आपका वो है कंठ। आप बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, ङ। आपका मुंह न तो खुल रहा है, न बंद हो रहा है, न जीवा कोई काम कर रही है। देखिए, बोलिए आप, प्रैक्टिकल काम है ये सारा। क, ख, ग, घ, ङ, एक जैसा भाव है। तो सबसे पहला जो हमारा स्थान है वो क्या है? कंठ। और गौर कीजिएगा कि वर्गीय व्यंजनों की जब व्यवस्था की तो सबसे पहले हमने वर्ग किसको रखा? पहला स्थान ही क्या है? कंठ है। तो सबसे पहले वर्ग जो रखा गया वो भी क वर्ग रखा गया। अच्छा, शैशवावस्था में जब बच्चा 2-3 महीने का होता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, यहाँ एक पिलपिला स्थान होता है और ये फुदकता है। देखा होगा आपने। इसे क्या कहते हैं बेटा? शाबाश।
तालवा बोलते हैं। तो वास्तव में ये तालवा नहीं है, ये तो ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र। वास्तव में इसका जो कनेक्शन होता है वो आपके कर्णविवर के नीचे तक आते हुए और इस स्थान से होता है। अब गौर कीजिएगा कि जो छोटा शिशु होता है 2-3 महीने का, तो दूसरा कोई 3-4 साल का शिशु आसपास हो तो उससे बचाया जाता है उसको, क्योंकि ये पिलपिला होने के कारण फुदकता है। और बच्चे के सिर पे यदि बाल कम हो और दूसरा बच्चा 3-4 साल का पास में खेल रहा हो तो डर ये रहता है कहीं उसको दबा नहीं दे। क्या फर्क पड़ता है इसके दबाने से? जी, कोई अनुभव नहीं है किसी को? इसको दबाने से वास्तव में बच्चे का कर्णविवर बंद हो जाता है, उसको सुनाई देना बंद हो जाता है। और जिसको सुनाई नहीं देगा, तो फिर गौर कीजिएगा कि जो गूंगे होते हैं वास्तव में वो बहरे होते हैं। पहले क्या है वो? बहरे, क्योंकि हमारे कानों में कोई ध्वनि सुनाई ही नहीं पड़ी, इसलिए हमने बोलना भी नहीं सीखा। तो जो मूक बधिर शब्द आता है गूंगे बहरों के लिए, तो वो बहरे हैं, इस कारण से वो गूंगे हैं। तो इसलिए जो घर में सयानी महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं कि अंगूठा यूं अंदर लगाती है, इसको वापस लिफ्ट कर देती हैं। अगर ये दब गया है, यहाँ किसी बच्चे ने दबा दिया है तालवा, तो मुंह के अंदर अंगूठा लगा करके उसको वापस लिफ्ट कर देती हैं। और यदि ये दबा रह जाए 20-25 मिनट, आधा घंटा, तो उसका ये कर्णविवर वाला जो ड्रम सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर वो कभी बोल नहीं पाएगा। तो इसलिए विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई दूसरा शिशु जो है इसको दबा नहीं दे। तो ऐसी स्थिति में जब इसको वापस लिफ्ट कर दिया तो उसके कानों को खुल गया, और जब तक ये कान बंद है तो उसके पास है ओ ई कुछ भी करते रहो उसको कुछ सुनाई नहीं देता। वो बेचैनी महसूस करता है, तो बोल करके तो कह नहीं सकता भी मेरे साथ ऐसा हो गया, तो वो केवल रो करके या एक अलग सी हरकतें कर करके बताता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। तो जो सयानी महिलाएं वो जान जाती हैं कि कहीं तालवा कोई पास में खेल रहा था क्या, बोला हाँ वो छोटे वाला खेल रहा था, तो वो तुरंत उसको लिफ्ट कर देती है और वो वापस ठीक हो जाता है। तो ये जो स्थान है वास्तव में कर्णविवर के नीचे, इसका नाम क्या है? तालु। और दूसरा जब आप वर्ग बोलते हैं तो उस वर्ग का नाम है, अब एक बार आप क ख ग घ ng बोलिए, क ख ग घ ng, तुरंत बाद में च छ ज बोलिए। और क्या हो रहा है ये अनुभव कीजिए। आपकी जो जिह्वा है वो ऊपर चिपक रही है, लेकिन चिपक नहीं रही है, चिपक करके थोड़ा सा आगे खींच रही है, च छ। तो वास्तव में क्या हो रहा है कि आपकी जिह्वा जो है वो यहां हवा को रोक रही है, आगे डाटा लगा रही है, च, गोल कर दिए, च छ। तो हवा कहां घूम रही है? नीचे वाले पार्ट में, जिसका नाम क्या है? तालु। इसलिए तालु का स्थान दूसरा है। आपने अपना मुंह कभी गौर से देखा होगा दर्पण के सामने बैठ करके, अंदर से यूं गोलाई लिए हुए है, यूं फ्लैट नहीं है। संस्कृत का एक शब्द है मूर्धा। कोई आपसे पूछ ले मूर्धा शब्द का अर्थ क्या है, तो मूर्धा शब्द का अर्थ है ऊंचा। और भावातिरेक में हम कई बार ये शब्द भी इसके लिए लगा देते हैं। जैसे तुलसीदास हिंदी के मूर्धन्य कवि हैं। कैसे कवि हैं? ऊपर के कवि हैं, ऊंचे दर्जे के कवि हैं। तो मूर्धा शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? ऊंचा। और आपके मुख का जो सबसे ऊंचा भाग है, अंदर से गोलाई लिए हुए अगर चले तो यहां है। और इसका नाम है मूर्धा। और जब आप वर्ग की बात करते हैं तो तीसरा वर्ग आपका ये है, गौर कीजिएगा। और गौर कीजिएगा कि जितना ज्यादा आप जीवा को ऊपर ले जा सकते हैं, वहां से ट ठ ड ढ बोलोगे, उतना शुद्ध उच्चारण आपका होगा। बोल करके देखिए, ट ठ, जितना ऊंचा ले जा सकते हैं जीवा को, ऊपर टच करना है, ट ठ ड ढ ण, वहां लास्ट तक लेके जाइए। और दोबारा फिर बोलिए, और इस बार यहां मसूड़ों के आसपास से यहां पर लगे जीवा। अब बोल करके देखिए,
बहुत अजीब सी विकृत सी ध्वनि हो जाएगी। तो मूर्धा का अर्थ क्या है? ऊंचा। तो ऊंचाई पर जहां तक आप ले जा सकते हैं अपने जीवा को, फिर वहां से ट ठ ड बोलते हैं, तो वो मूर्धा का स्थान है। अब गौर कीजिएगा, कहां से यात्रा शुरू की थी? पहला स्थान। कंठ से थोड़ा सा बाहर आए, दूसरा स्थान। उससे फिर थोड़ा सा बाहर आए, मूर्धा। और यहां पर आ गए हम, क्या नाम है? दंत। अब कितने वर्ग हो गए हमारे पास? अब वर्ग का नाम क्या आ गया? अब बोल करके देखिए, त थ द ध है। और जिह्वा क्या हरकत कर रही है, चेक कीजिए। दोनों दांतों के द्वारा जिह्वा को काटा जा रहा है। बोल करके देखिए, प्रैक्टिकल काम है सारा का सारा। त थ, हर बार जिह्वा दोनों तरफ से दांतों से काटी जा रही है। अब एक बार फिर बोलना, और दांत को स्पर्श नहीं करे आपके जिह्वा। नहीं बोल पाओगे। तो केवल जीवा बोलने में समर्थ नहीं है, दांत भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। अब गौर कीजिएगा कि दादी बोखी हो, दादा बोखा हो, और फिर उनसे कुछ बात की जाए तो वो बोलना चाहते हैं, हवा निकल जाती है। तो दांत भी महत्वपूर्ण है। तो हमारे स्थान का नाम क्या है? दंत। और दंत के बाद में आखिरी जो स्थान आता है उसका नाम है ओष्ठ। प फ ब भ म। जीवा शांत है, और बाकी सारे जो है, चाहे मसूड़े हैं, चाहे दांत है, कुछ है, वो कुछ कोई हरकत नहीं कर रहे, केवल होठों से वायु को नियंत्रित किया जा रहा है। उसी से प, उसी से फ, वही ब, भ, म, बिल्कुल एक जैसा, एक जैसे होठ आपस में मिल रहे हैं और एक जैसा ही हो रहा है। तो ये हमारा चौथा स्थान था, और ये हमारा पांचवा स्थान। अब गौर कीजिएगा, वर्गीय व्यंजन कितने? 5। छठा वर्ग क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि इसके अंदर कोई स्थान नहीं है जहां से किसी वर्ण का उच्चारण कर सके, और यहां से बाहर आते गए आते गए आते गए, और कहां पर आके रुक गए? अब इसके बाद भी कुछ नहीं बचा। तो आज भी वर्गों की या व्यंजनों की संख्या हम करें, वर्गीय व्यंजनों की संख्या, तो कितने स्थानों पर चली जाती है? 5 पे। तो 5 के हिसाब से ये हो गया। लेकिन एक कभी भी है जहां से हवा बाहर निकलती है। तो उस स्थान का नाम यहां पर हम कर सकते हैं नासिका। बताया था ना पहले दिन आपको। ये किसकी ध्वनि है? पहले दिन की क्लास, हाँ बहुत बढ़िया, पहले दिन की क्लास में बताया था, अनुस्वार की ध्वनि है ये। ये शुद्ध रूप से कैसा वर्ण है? नासिक्य वर्ण है। तो ये हमारा छठा स्थान हो गया। अब स्थान तो सारे हमारे क्लियर हो गए। तो सबसे पहले क्या है? कंठ। और पहला वर्ग क्या है? क वर्ग। बोल करके देख, आपको जब स्थान का पता चल गया तो आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिए। तो क ख ग घ ng, कहीं कोई हरकत नहीं है, मुंह बिल्कुल एक जैसा खुला हुआ है, सारे वर्णों को बोला जा रहा है। तो इसका मतलब पहला स्थान हमारा एक्टिव है। दूसरी बारी में क्या हुआ? जीवा से आपने रोक लिया हवा को, च छ ज। गौर कीजिएगा, तो जीवा जो है वो यहां स्पर्श कर रही है, लेकिन हवा जो है वो यहां घूम रही है इस क्षेत्र में। च, जीवा केवल आगे रोकने का काम कर रही है हवा को, हवा घूम कहां रही है? यहां पर। इसलिए इसका स्थान का नाम है तालु। फिर तालु से ऊपर आए तो, और इसका नाम मूर्धा क्यों है, पता लगा? क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण करते समय जीवा आपकी ऊपर उठती है, इसलिए इसका नाम मूर्धा है। और उसके बाद में फिर दंत, और उसके बाद ओष्ठ। अब जो हमारे हैं, क्योंकि कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया? कंठ्य वर्ण। तो जिन जिन वर्णों का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है, वो क्या कहलाते हैं? कंठ्य वर्ण।
तो इसके लिए क्या लिखूं? तालव्य। वर्ण शब्द आगे जोड़ते जाओ चाहे आप। इसके लिए क्या लिखूं? मूर्धन्य। फिर उसके बाद बताओ, दंत से बोले जाने वाले दंत्य वर्ण। और उसके बाद ओष्ठ्य। एक बार इतना लिख लो, फिर उसके बाद करवाते हैं। पहले तो स्थान लिख लो, बांका टेढ़ा जैसा भी चित्र बना करके स्थान का पता होना चाहिए। विकंठ कौन सा है, तालु कौन सा है, मूर्धा कौन सा है। बना लो कोई बात नहीं। अब जितने भी स्वर बच गए, बाकी व्यंजन बच गए, वो भी इन्हीं में एडजस्ट होंगे, क्योंकि स्थान हमारे हो गए। हो गया। अब बहुत सारे वर्ण हमारे पास बच गए हैं, उनका प्रयोग करना है। तो सबसे पहले किस वर्ग की बात कर रहे हैं हम? क वर्ग की। तो इसके साथ जोड़ते जाएं आप। ए, आ और ह। ये भी कैसे वर्ण है? कंठ्य वर्ण है। अब वापस बोल के देखिए तो क, ख, ग, घ, ng, ह। इतना सारा बोल करके देखिए आप। अ, आ, क्योंकि ए का ही दीर्घ रूप है, आ उसी से बना है। ह, अब चाहे इन पूरे वर्ग को बोल दो। क, ख, ग, घ, ng, पूरा आ रहा है, एक जैसे बोले जा रहे हैं। तो ये ए आ जो स्वर है, ध्वनिया है, और एक हमारा ये ह, ये भी कैसे वर्ण है? कंठ है। ई, ई, य और श। ई, ई, य, श। ई दोनों, य और श किसके साथ गिने जाएंगे? तालव्य वर्ण के साथ। री, र और श। री, र और श किस में जाएंगे? मूर्धन्य वर्ण में। री, र, श। तो अक्सर पूछा जाता है मूर्धन्य शकार कौन सा है? तो मूर्धन्य ये है। ये कैसा है? तालव्य।
ल और स दंत्य वर्ण माने जाते हैं। आगे और बढ़ेंगे, अभी बहुत है इसके अंदर। तो ल और स कैसे वर्ण है? दंत्य वर्ण। अब आप गौर कीजिएगा, ल भी बोलिए और स भी बोलिए। ल और स बोलिए आप, और महसूस कीजिए हो क्या रहा है। जब आप ल का उच्चारण करते हैं तो जीवा ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों को टच कर रही है, और जब स बोलते हैं तो जीवा नीचे वाले दांतों के मसूड़ों को, देख लीजिए बोल करके। और मसूड़े का ही नाम संस्कृत के अंदर है वर्ष, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया वर्त्स्य। तो इन दो वर्णों को अतिरिक्त रूप से एक और नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? वर्त्स्य। सीधा पूछे उच्चारण स्थान तो वर्त्स्य भी है, और इसका उच्चारण स्थान दंत्य भी है। तो ज्यादा गहराई इस पे पूछे तो फिर वर्त्स्य। तो अलग से स्टार लगा के लिख लीजिए, ल और स वर्त्स्य वर्ण है। और वर्त्स किसे कहते हैं? मसूढ़े को। और दोनों को बोलेंगे आप तो पता चल जाएगा कि ल बोलते समय ऊपर वाले मसूड़ों को, और स बोलते समय नीचे वाले मसूड़ों को। ऊ और ऊ, ऊ और ऊ दोनों किस में आ गए? प वर्ग के साथ आ गए, ओष्ठ। तो अब गौर कीजिए, पढ़ो जरा क्या लिखा है। ए आ ई ई ऊ ऊ री। लेकिन अभी भी स्वर हमारे बाकी बच गए। तो ये ओष्ठ है, ये री रश है, मूर्धन्य है, ई जो है तालव्य है, ए आ जो है वो कंठ्य है। अब थोड़ा बहुत उम्मीद करता हूं कि संधि का काम आपको आता होगा, पहले दिन भी बताया था आपको। ए कैसे बनता है बेटा? ए और ई इसी क्रम में आए तो ही बनता है। उस दिन भी उदाहरण दिया था, सुर प्लस ईश या नर प्लस इंद्र। तो ए और ई मिलकर क्या बना रहे हैं? ए। अब ए का उच्चारण स्थान देखो क्या है, और ई का उच्चारण स्थान देखो क्या है। अब पहले क्या है? ए। तो ए का क्या आ गया? दूसरा क्या है? ई। क्या है? बस जोड़ दो दोनों को। तो जो इसका स्थान है उसी के अनुसार हम तालु कंठ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले किसकी ध्वनि है? ए की, बाद में किसकी ध्वनि है? तो ए को ई को क्रम से रखा, तो पहले आया कंठ और उसके बाद आया तालु, कंठ तालु। तो ए जो है इसी का बड़ा भाई कौन है? ऐ। तो दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु। लिख लो। और कंठ तालु क्यों है पता लग रहा है आपको? क्योंकि ए बना था वो ए और ई से मिलकर बना था, और ए ई का क्रमानुसार कंठ और तालु का योग है। ओ कैसे बनता है? पर प्लस उपकार, परोपकार। तो क्या बन गया? ए का योग किससे हो गया? ऊ से। अब दिमाग लगाओ, बताओ क्या बनाऊं? ए का उच्चारण स्थान और ऊ का उच्चारण स्थान, जोड़ दो दोनों को। दोनों को जोड़ दे तो क्या शब्द बना? कंठोष्ठ। और ओ के साथ इसका बड़ा भाई भी आ गया, औ।
ओ और औ का उच्चारण स्थान, क्योंकि दो स्वरों के योग से मिलकर बना है, तो कंठ और ओष्ठ, तो शब्द एक साथ लिखा गया कंठोष्ठ। और यदि वर्ण की बात करें तो कंठोष्ठ बन जाएगा। एक रह गया है केवल, और वो क्या है? व। बोल करके देखिए, और क्या हो रहा है चेक कीजिए। व, जीवा जो है नीचे वाले दांतों को टच कर रही है, और होठ भी हरकत में आ रहे हैं। व, बोल कर देखिए, जीवा जो है नीचे वाले दांतों को टच कर रही है, और होठ भी हिल रहे हैं। तो कर्म की बात करें तो पहले किसका आ रहा है? यदि इसको 1 नंबर दे, इसको 2 दे, इसको 3 दे, इसको 4 दे, तो ये 5वां हो गया। तो पहले किसका स्थान है? दंत का। तो वह की बात करें तो एक हो गया दंत, और एक हो गया ओष्ठ। व जब बोलते हैं तो पहले दांत और उसके बाद ओष्ठ, तो क्रम भी वही रह जाता है, तो दंतोष्ठ। तो ये पूरी व्यवस्था है हमारे उच्चारण स्थान की। अब फिर गौर कीजिएगा कि ये दो स्वर किसके योग से बने? ए और ई के। ये दो स्वर किसके योग से बने? ए और ऊ के। और ये दोनों अलग अलग स्वर हैं, ये दोनों भी, इसलिए ए, ऐ, ओ, औ, इन 4 स्वरों को विजातीय स्वर भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए स्टार लगा करके। ए, ऐ, ओ, औ, 4 हो गए। ये विजातीय स्वर कहलाते हैं। विजाति का क्या मतलब होता है बेटा? अलग अलग जातियों से। अब गौर कीजिएगा, आ किससे बना था? ऐसे ही ए का योग हुआ था, तो वो सजातीय है। ई कैसे बना था? ई से ई का योग हुआ था, कोई और स्वर नहीं आया था। ऊ से ऊ मिला था, तो क्या बन गया था? ऊ। तो ये क्या कहलाते हैं? सजातीय। और ये अलग अलग, एक ए है, दूसरा ई है, एक ए है, दूसरा ऊ है। तो 4 स्वर कितने हैं? क्या है? विजातीय। और आ, ई और ऊ, ये क्या कहलाएंगे? सजातीय। लिख लो। तो आ, ई, ऊ सजातीय स्वर है, अपने समान से इनका आगे रूप बना है। और ये 4 विजातीय स्वर है। चलो ठीक है।